रमेश चले जा रहे थे, मन ही मन गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी में। गंतव्य था पचमढ़ी। मन ही मन सोच रहे थे, दोस्त भी घंटे 2 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। बाजू वाली सीट में खाने पीने का थोड़ा सामान तो रखा था, पर पानी की बोतल लेना भूल गए थे। मिस रोड छोड़ चुकी थी उनकी गाड़ी। ओबेदुल्लागंज की तरफ भागती जा रही गाड़ी में थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा। सड़क के बाईं तरफ उन्होंने गाड़ी रोक दी थी और सड़क पार कर उस मकान के फाटक पर खड़े देख रहे थे रमेश। साफ सुथरा, लीपा पुता आंगन, छोटी छोटी फूलों की क्यारियों में फूल भरे। कोई इंसान गुड़ाई कर रहा था, पर उसकी पीठ फाटक की तरफ थी। दाहिने तरफ का आंगन भी लिपा पुता था। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो जतन से सीमेंट कंक्रीट से बंधवा दिया गया था। पेड़ के बाजू से एक बड़े से स्टैंड पर मिट्टी का मटका रखा था। उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का गिलास रखा था, संभवतः आने जाने वाले लोगों के पानी पीने के लिए। भाई साहब, ओ भाई साहब! फाटक की तरफ पीठ किए हुए आदमी को उसने पुकारा, जो क्यारियों की गुड़ाई कर रहा था। 2 बार जोर जोर से बुलाने पर भी उसने नहीं सुना। बुरी तरह प्यास लग रही थी रमेश को। क्या करे, बिना पूछे अंदर चला जाए क्या? कुछ काम था आपको? एक अजनबी आवाज ने चौंका दिया था रमेश को। सफर तो लंबा है मेरा, पानी की बोतल लाना भूल गया जी। प्यास लगी है, बड़ी जोरों से। थोड़ा हड़बड़ाकर बोल पड़ा था रमेश। अरे आइए, आइए साहब जी, आइए। बड़े प्यार से वह इंसान रमेश को फाटक खोलकर अंदर ले गया था। पानी तो अवश्य पीजिए साहब जी, परंतु गिलास को झूठा नहीं कीजिए, ऊपर से पी लीजिए। 2 गिलास मटके का ठंडा पानी पीकर तृप्त हो गया था रमेश। पीपल के नीचे सीमेंट कंक्रीट से बंधी जगह पर थोड़ी देर के लिए दोनों इंसान बैठ के थे। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि कोई बोतल कैसे मांगे उससे। या क्या करे? 1 गिलास पानी और पी ही ले, फिर आगे चलकर कहीं से बिस्लरी खरीद लेंगे। भैया लाल, मेहमान को खाना खाकर जाने के लिए बोलिए, अभी आधे घंटे में खाना परोस दिया जाएगा। सुरीली आवाज में जादू था, एक आग्रह था, या यूं कहिए आदेश भी था। रमेश ने चौंक कर अपने दाहिनी तरफ उस मकान के बरामदे में देखा था, जहां से काले किनार की सफेद साड़ी पहने एक महिला उठकर खड़ी हुई थी और जाने लगी थी अंदर। ये बुआ जी हैं। इस गांव के छोटे बड़े सभी इन्हें बुआ जी कहकर ही बुलाते हैं। भैयालाल थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और मुस्कुराकर रमेश की तरफ देख रहे थे। मैं अपना परिचय देना ही भूल गया आपको। मैं भैयालाल। भैयालाल ने हाथ जोड़ दिए थे। ये भगवती सदन है। यहाँ के मालिक किसी जमाने में भगवती चरण उपाध्याय हुआ करते थे। शहर के वायु और ध्वनि प्रदूषण से घबराकर मालिक ने यहाँ लंबी चौड़ी खेती लायक जमीन खरीद ली थी। खुद का भी मकान बनवा लिया था यहीं, और जितने भी मजदूर उनके थे उन सबको एक एक मकान बनवा दिया था। आप? एक प्रश्न सूचक दृष्टि डाल दी थी रमेश ने भैयालाल पर। मैं मालिक का मुनीम तब भी था और अभी वही काम करता हूं। खाना आने में तो अभी देर है साहब जी, यही कहानी सुन लीजिए आप। मैं रमेश गहलोत, नवभारत अखबार में संवाददाता का काम करता हूँ। छुट्टी ली थी 5 दिनों की। दोस्तों के साथ प्रोग्राम है पचमढ़ी में बिताने का। मैं यहाँ रुक गया। 2-3 घंटे में दोस्त भी पहुंच जाएंगे पचमढ़ी। उम्मीद करता हूं तब तक मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। सहज सरल मुस्कान भैयालाल और रमेश दोनों के चेहरों पर थी। मालिक यानी भगवती चरण जी का एक ही सुपुत्र था, माता शरण उपाध्याय। पढ़े लिखे थे, अच्छे स्वभाव के थे, पिता की ही तरह सहृदय और खूब मीठा बोलते थे। यानी वाक्य अधूरा छोड़ दिया था रमेश ने। शायद पूछने में संकोच हो रहा था। जी हाँ, बहुत दुखद वाक्या था। भैयालाल ने सिर झुका लिया था। काफी देर एक विचित्र सी चुप्पी छाई रही। फिर धीरे से भैयालाल ने सिर उठाया। रमेश भैयालाल को भी देखता जा रहा था और उसकी खोजी नजरें अंदर तक जा रही थी, जहां दरवाजा यहां से लेकर पूरे अंदर तक का सब कुछ बता रहा था। मैंने फाटक पर काफी देर तक उन भैयाजी को बुलाया जो क्यारियों में गुड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने सुना नहीं। रमेश उत्सुकता बस पूछ बैठे थे भैयालाल से। वह अहमद मियाँ हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। याददाश्त भी खो गई है इनकी। अरे! तब मालिक थे।
सुबह सुबह टहलने जाते थे सीधे 1 किलोमीटर दूर। वहां से लौटते वक्त एक दिन इसे कंधे पर लाद कर ले आए थे मालिक। खुद भी खून खून हो गए थे। सिर पर गहरी चोट लगी थी। गांव से वैद्य जी को बुलाया गया। महीने भर बाद तबीयत जरा संभली इनकी। ये कुछ भी बता नहीं पाए। नाम दाहिने हाथ में गुदा हुआ था तो नाम पता चला। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ तो पेपर में कहीं कुछ खबर नहीं थी। गुमशुदगी की भी रिपोर्ट नहीं थी तो मालिक ने उन्हें यहीं रख लिया। अहमद मियाँ जेब में कागज पेंसिल रखते हैं और ऐसे ही काम चलता है। रमेश गहराई से सब कुछ देख रहा था। सुंदर साफ सुथरा आंगन, छोटे छोटे फूलदार पौधे, सामने बड़ा सा बरामदा जहां सफेद साड़ी पहनने महिला गेट की तरफ पीठ करके कुछ पढ़ रही थी। बरामदे के बाद एक बड़ा सा कमरा, वहां भी दरवाजा खुला था। 2-4 कुर्सियां तरतीब से रखी थी। उसके बाद भी एक कमरा था जहां रसोई बन रही थी। एक महिला रसोई बना रही थी और सफेद साड़ी पहने महिला उसके पास खड़ी कुछ बोल रही थी उससे। कि सफेद साड़ी पहनने मैडम क्या माता शरण जी की पत्नी है? जी हाँ रमेश जी, यह बड़े भैया की पत्नी ही है। मैं इन्हें दीदी बोलता हूँ हमेशा से। उस हिसाब से गांव के बच्चे इन्हें बुआ जी बोलने लगे। धीरे धीरे बड़े बूढ़े बच्चे सभी की बुआ जी ही बन गई। ये दीदी को भी कोई ऐतराज नहीं तो ऐसे ही काम चल रहा है। भैयालाल तनिक मुस्कुराकर चुप हो गए थे। मिन की शादी का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। मालिक की उम्र होने लगी तो भैया जी ने पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी नहीं की। यहीं आकर पिता के साथ खेती बाड़ी देखने लगे, समझने लगे और इनको मैनेज करना सीखने लगे। कुछ सालों बाद मालिक ने इनकी शादी के लिए यहाँ वहाँ लड़कियों की खबर लेना शुरू की। भैयालाल मुस्कुराते हुए चुप हो गए थे। थोड़ी देर रमेश उनकी तरफ देख रहे थे उत्सुकता भरी नजरों से। बोला कुछ भी नहीं रमेश ने। उन्हें पता था भैयालाल खुद ही कहानी आगे बढ़ाएंगे। 2-4 जगहों से तस्वीरें भी आईं। एक लड़की जो मालिक और मालकिन को पसंद आई वह है मुरादाबाद की थी। लड़की के पिता से बातें हो गई। तस्वीर में कन्या गोरी, सुंदर, लगी, पढ़ी लिखी थी। शादी तय हो गई। बारात पहुंच गई। धूमधाम से शादी हुई। वरमाला के समय हाथों में इतने गहने थे और मेहंदी लगे हाथ। वरमाला के वक्त भैया ने लड़की की शक्ल की तरफ नजरें नहीं उठाई। ढेर सारा सामान दहेज में दिया। बिना मांगे 4 लाख नकदी दिया। चांदी की तश्तरी में 20 सोने की मोहरें भी समधी ने टिकाई। मालिक समेत सारे बाराती गदगद हो गए आवभगत देखकर। काफी देर सिर नीचा किए मुस्कुराते ही रहे भैयालाल। रमेश को अंदाज हो गया था कि शादी के बाद ही कुछ गड़बड़ मचने वाली है। कार पहुंच गई थी स्टेशन दुल्हन को लाने के लिए। मालकिन तैयार खड़ी थी परशन के लिए। जब दुल्हन कार से नीचे उतरी, मालकिन समेत सारी महिलाओं ने और रिश्तेदारों ने यह सोचा, ओहो, साड़ी के साथ दुल्हन काले जूते पहने हैं। इतने में हल्की सी हवा चली और दुल्हन के सिर पर से खिसककर बनारसी साधी का पल्ला जाकर उसके बड़े से जुड़े पर टिक गया। मालकिन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, मालकिन ने रोते रोते परछन की थाली हाथ से पटक दी और अपनी बहन के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। नई दुल्हन मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। दूल्हे दुल्हन के पीछे बाराती और घर के आंगन में खड़े घराती दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। माता शरण जी यानी हम सबके बड़े भैया ने गठजोड़ का कपड़ा नई दुल्हन को पकड़ाया और अपनी अम्मा के सामने जाकर खड़े हो गए। देखो अम्मा, बाबूजी सरल सहज इंसान हैं। इसीलिए तुमने अपने शातिर दिमाग वकील बड़े भाई को बाबूजी के साथ भेजा था। ससुर जी ने जब बिना मांगे टीका करने के बाद 4 लाख दी, तब बाबूजी को कुछ समझ में न आया हो। पर तुम्हारे शातिर दिमाग बड़े भाई को क्यों नहीं कुछ सूझा? शादी के बाद जब ससुर जी ने चांदी की तश्तरी में 20 सोने की मोहरें दी, तब भी क्यों नहीं तुम्हारे शातिर दिमाग वकील भाई के दिमाग में कुछ आया? हमें तुमने बचपन से यही संस्कार दिए कि बाबूजी के मुंह पर कोई बात नहीं बोलना है। बाबूजी जो करें वही सर्वोपरि है। अतः हमने बिना कुछ कहे अग्निसाक्षी रखकर इन्हें अपना जीवन साथी बनाया है। आज के बाद तुम भी इन्हें वही सम्मान दोगी जो इस घर की बहू को मिलता है। तुम रोना धोना छोड़ो, परछन करो और बहू को अंदर ले चलो। बिजली की रोशनी और फूलों से सजे घर में एक विचित्र जी चुप्पी छाई रही।
सारे वक्त रीति रिवाजों के अनुसार सब काम हुए, खाना पीना सब चला। बड़े भैया की शादी के बाद एक चीज जो मुझे आज भी विचित्र लगती है वह यह कि मेरी दीदी यानी बहुरानी ने शादी के बाद से अपने पितृगृह से कोई रिश्ता नहीं रखा। शायद बड़ी बहन की तस्वीर दिखाकर उनसे माता शरण जी की शादी करवा देना उन्हें भी अन्याय लगा हो। इस अन्याय का प्रतिवाद शायद उन्होंने इस तरीके से किया हो। भैयालाल कहानी कहते कहते थोड़ा चुप हो गए थे। दाहिनी हथेली को मुट्ठी बांधे अपने चेहरे को उस पर टिकाए थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, नीचे की तरफ देखकर। रमेश मन ही मन माता शरण के चरित्र को प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने भैयालाल से आगे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जिंदगी ऐसी ही आगे चली। मालकिन बहुत कम बात करती थी बहुरानी से। बड़े भैया और मालिक की तरफ से कभी भी अवहेलना नहीं हुई बहुरानी की। बहुरानी यानी मेरी दीदी सारे नौकर चाकर से बहुत इज्जत से बात करती थी, अतः सारे नौकरों के बीच में बहुत ही प्रिय थी वह। आज भी उनका आदेश नौकरों के सिर माथे रहता है। कभी कभी भैया अपनी पत्नी को यानी बहुरानी को यानी मेरी दीदी को हवाखोरी के लिए अपनी बाइक पर ले जाते थे। कभी पैदल भी खेतों की तरफ ले जाते थे। उन्हें सब कुछ बताते थे, समझाते थे। शादी के 2 साल बाद उन्हें बिटिया हुई, लावण्या। गोरी नारी, बहुत सुंदर। मालिक उसे पिंकी कहकर बुलाते थे। लावण्या की याद करके भैयालाल मुस्कुरा रहे थे। लावण्या दादी की भी बहुत प्रिय थी। यद्यपि अभी भी मालकिन बहुरानी से बहुत कम बात करती थी, परंतु हमारी दीदी अपनी सास की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी कभी नहीं रखती थी। जब वह नहाकर आती तो पूजा का कमरा साफ मिलता, भगवान नहलाए धुलाए तैयार मिलते, फूलों की माला बनी मिलती। उनकी पसंद का नाश्ता, खाना सब स्वयं निर्देश देकर बनवाती। बड़े मालिक किस वक्त नाश्ता करेंगे, दवाई किस वक्त लेंगे, बड़े भैया कब नाश्ता करेंगे, सबका ख्याल रहता था उन्हें। पिंकी क्या पढ़ रही है, उसे तहजीब कैसे सिखाना, क्या सिखाना, हर तरफ हर जगह दीदी की नजर रहती थी। यहां तक कि घर के नौकरों ने खाना खाया कि नहीं, उनके लिए क्या बचा क्या नहीं बचा, सबका हिसाब करके वह खाना बनवाती थी और उन सब का भी ध्यान रखती थी और आज भी रखती है। अफसोस इस बात का है कि उनकी तकदीर में ये सुख अधिक दिन नहीं टिका। लावण्या तब 4 साल की थी। एक दिन बड़े भैया उसे कंधे पर बिठाकर खेत ले गए थे। वहां से लौटते वक्त अपनी ही धुन में जब वह सड़क पार कर रहे थे, एक ट्रक ने आकर उन्हें धक्का मारा। लावण्या तो छिटक कर फाटक के पास गिरी, परंतु बड़े भैया का जीवन दीप बुझ गया था। पूरे परिवार पर जैसे गाज गिरी थी। बड़े भैया की इस सड़क दुर्घटना में देहांत होने के बाद पूरे परिवार और गांव पर मानो बिना मेघ के वज्रपात हो जाता है। रीति रस्म सब पूरे तो होते हैं, परंतु एक अजीब से सन्नाटे के बीच में किसी को कुछ सूझता ही नहीं है आगे क्या होगा। भैयालाल बीच बीच में रुक जाते, सांस लेते, फिर कहानी आगे बढ़ा रहे थे। रमेश को बतलाते जा रहे थे। रमेश चुपचाप कहानी में ही डूबा कहानी सुन रहा था। भगवती चरण ने 1 आध महीने के लिए अपने मायके जाने की बात अवश्य की थी बहुरानी से, परंतु बहुरानी ने चुपचाप इनकार कर दिया, बगैर कोई कारण बताए। उन्होंने तो सालों पहले अपने मायके से रिश्ता तोड़ दिया था। भगवती चरण जी अस्वस्थ हो गए थे, परंतु लेटे लेटे ही बहुरानी को अपने पास बैठाकर सारा हिसाब किताब समझाते। बीज किससे खरीदना है, किस किस्म का बीज कैसा होता है, मजदूरों से कैसे काम लेना है, कितना अनाज घर में रहना है और कितना बाजार में बिकने के लिए जाना है, किस व्यापारी के पास। मुनीम जी यानी मैं भैयालाल भी सामने बैठा करता और दीदी को सब कुछ समझाता। बड़े मालिक बीच बीच में दीदी को मेरे साथ खेतों पर भी भेजते। मुझे समझ में आ रहा था कि बड़े मालिक अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे दीदी पर छोड़ रहे थे। दीदी को बहुत कुछ परिस्थिति समझ में आने लगी थी। उन्हें यह भली भांति मन में बैठ गया था कि ससुर जी अब अधिक दिन तक नहीं रह सकते। लावण्या को बड़ा करने के लिए उन्हें दुनिया से लड़ना भी है और मजबूत बनकर खड़े होना भी है। नीनो और भगवती चरण जी की पत्नी, उनका क्या? उन्हें तो वैसे ही बहुरानी शुरू से ही पसंद नहीं थी। रमेश ने सोच समझ के सवाल पूछे थे। बड़े भैया के दुनिया से जाने के बाद वक्त गुजरता रहा।
और धीरे धीरे मालकिन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। दीदी को काले किनारे वाली सफेद साड़ी और सुहागन की सज्जा से विहीन देखकर कभी कभी मालकिन धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेती थी। दीदी ने भी धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। भैयालाल बहुत उदास हो गए थे। थोड़ी देर के लिए पनीली आंखें लिए फिर बोलना शुरू किया उन्होंने। शादी के बाद से ही इतना गंभीर मैंने दीदी को कभी नहीं देखा। हंसना जैसे बड़े भैया के साथ ही उनकी जिंदगी से चला गया था। सिर्फ हंसना ही नहीं, उन्होंने जैसे बड़े भैया की दुनिया से जाने के बाद आंसुओं को भी तिलांजलि दे दी थी। थोड़ा बोझिल हो गया था वातावरण। रमेश कुछ भी नहीं बोले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भैया लाल ने फिर से बोलना प्रारंभ किया। अपने अस्वस्थ ससुर जी की देखभाल से लेकर खेतों में क्या हो रहा है, मजदूर क्या कर रहे हैं, कैम कहाँ अनाज जा रहा है और कितना पैसा आना चाहिए था पर नहीं आया, किसके यहाँ कितना बकाया है, सबके ऊपर नजर रखती दीदी। साथ रखती, मुझे सिर्फ लावण्या की तरफ से कभी कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आई। बड़ा शांत स्वभाव है बच्चे का। फिर एक लंबी चुप्पी छाई भैया लाल के होठों पर। परंतु वक्त को क्या मंजूर था, यह तो इंसानों की समझ में नहीं आता ना मालिक। एक दिन यह अनुसार संसार छोड़कर चले गए। मालकिन और सारे लोगों का रो रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि दीदी मुझे भैया मानती थी और भैया ही कहकर बुलाती थी। उन्होंने मुझे मालिक की मुहाग्नि करने का आग्रह किया। दिल पर पत्थर रखकर मैंने वह भी किया। भैयालाल अब आंखें पोंछ रहे थे। दीदी को देखकर, उनके मन के दुख को महसूस करके मेरा मन इतना भारी हो जाता था कि मुझे लगता था कहीं भाग जाऊं ये सब छोड़कर। पर दुनिया में ईश्वर ने जो उत्तरदायित्व दिया, वह छोड़कर कहीं जाया तो नहीं जा सकता। यह भी दीदी ने ही मुझे सिखाया है। बिटिया, लावण्या कहाँ है अभी? उत्सुकता चरम पर आ रही थी रमेश की। जब बहुत कुछ इस घर की मालकिन के बारे में पता चल रहा है, तो बिटिया के बारे में भी पता चलना चाहिए। भोपाल में पढ़ाई कर रही है। और मालकिन, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा तो गड़बड़ा गया ही था भैया के जाने के बाद। अब मालिक के जाने के बाद बिल्कुल ही होश हवास खो बैठी थी। ना तो उन्हें दिन सूझता, ना रात सूझता। नहाना खाना कुछ नहीं सूझता। बैठी रहती, कभी रोती, कभी बड़बड़ाती। साल ना गुजरा, उन्होंने भी आसार संसार त्याग दिया। उनकी भी मुखाग्नि मैंने ही की। ईश्वर ने शायद यही उत्तरदायित्व मुझे भी सौंपा था। दोनों हथेली की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए अपना चेहरा उस पर टिकाए नीचे देख रहे थे भैयालाल। आपको पता है, रमेश जी, एक दिन दीदी नहाकर पूजा कर रही थी। उसके बाद नाश्ता करके मेरे साथ खेतों की तरफ निकल जाती। ये उनका दैनंदिन कार्यक्रम था। मुझे कुछ पूछना था तो मैं पहले ही पहुंच गया उनके पास। वह गीता पढ़कर बंद कर ही रही थी। मेरी शक्ल देखकर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि कुछ पूछना था भैयालाल आपको? मैंने खुलकर पूछ ही लिया कि दीदी, आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत मिली तो मिली कैसे? दीदी थोड़ी देर तो चुप रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, पता है भैयालाल, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने आपके भैया से पूछा था कि मुझसे शादी क्यों किया? उसी वक्त इनकार क्यों ना कर दिया? मैं आपके लायक कहाँ हूं? तो आपके बड़े भैया ने मुझे हाथ पकड़कर बैठाया और समझाया कि कृष्णा सुनो, हर इंसान को किसी न किसी कारण से ईश्वर एक दूसरे से मिलाता है। ईश्वर ने अगर तुम्हें मुझसे जोड़ा है तो उसका भी कुछ कारण होगा। सवाल करना हम इंसानों को शोभा नहीं देता। सवाल करना यानी उस परम पिता की दी हुई व्यवस्था पर शंका जाहिर करना। ईश्वर ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है उसे चुपचाप पूरा करना मनुष्य का धर्म होता है। मुझे तो तुम कभी खराब नहीं लगी कृष्णा। कितनी सुंदर हो तुम। उस दिन मैंने अपने आप को भरपूर नजर ढालकर आईने में देखा। अवश्य था भयालाल। उस दिन मेरी समझ में आया था कि हर वस्तु में खूबसूरती देखने के लिए खूबसूरत नजरों की जरूरत होती है। प्रशांत चेहरा लिए भयालाल रमेश की तरफ देख रहे थे। रमेश को भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला था उस दिन। भैया जी, मालकिन भाभी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। खाना बनाने वाली माई हाथ जोड़कर खड़ी थी भयालाल के सामने। हाथ पांव धोने के बाद जब भयालाल और रमेश अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पारंपरिक ढंग से पटा बिछा था।
पट्टे पर थाली रखी थी और सामने आसन बिछा था बैठने के लिए। भोजन उपरांत जब रमेश वापस जाने लगे तो काली किनारे वाली सफेद साड़ी पहने, सीधा पल्ला लिए, कमर तक लंबे बालों को सामने लटकाए मालकिन भाभी यानी भैयालाल की दीदी हाथ जोड़े खड़ी थी। आपने मुझे मेहमान नवाजी करने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। गहरे सांवले रंग में इतने सुंदर नैन नक्श रमेश ने पहले कभी नहीं देखे थे। कृष्णा नाम शायद सार्थक था उनका। रमेश को लगा अगर उनके भाल पर एक लाल टीका लगा होता तो काली माता की मूर्ति से कितना सामंजस्य था उनके चेहरे का। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हर मुसीबत का प्राचीर की तरह खड़े होकर सामना करती इस महिला को मन ही मन प्रणाम कर रहा था रमेश।